प्रिय विद्यार्थियों, अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रूसो से संबंधित, और यह है रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिगतता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। वह कहता है, व्यक्ति समझौते द्वारा संप्रदाय के लिए अपनी शक्तियों का जो परित्याग करता है, उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा, जनरल विल, ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के रूप में समझाया है। यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा को हम एक ही अर्थ में पढ़ लेते हैं, लेकिन रूसो इसका प्रयोग विशेष अर्थों में करता है। वह कहता है, यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि होता है और जो स्वयं व्यक्ति के में केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे कहते हैं, यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, संकुचित और स्वविरोधी इच्छा है। जहाँ व्यक्ति अपनी ही बात सोचता है कि मेरे को ही सब मिल जाए, दूसरों को कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इच्छा जो है, उसकी जो यथार्थ इच्छा है, एक्चुअल इच्छा है, ये गलत है। अब आप बात आती है आदर्श इच्छा की। आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है और संपूर्ण समाज के हित की दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रकट होती है। अब जहाँ सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनकी एकीकरण के रूप में ली जा सकती है। ग्रीन सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखते हैं, सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार बोसांके लिखते हैं, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि है। दांते इसे कहते हैं समुदाय की श्रेष्ठ भावना। तो अगर हम समझते हैं तो रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, एक सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, दूसरा सामान्य हित पर आधारित इच्छा। तो सामान्य इच्छा में दोनों अंगों में जो सेकंड पोर्शन है, द्वितीय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं रूसो कहते हैं, मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधते हैं। अब सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होगा? तो रूसो का कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न आता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देंगी और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होगा। पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप इच्छाएं, जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, वो परिष्कृत हो जाएंगी और उसकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है। इसे हम कहते हैं सामान्य इच्छा। अब सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली है अखंडता। इसका विशेष लक्षण है उसकी एकता या अखंडता। सामान्य इच्छा की एकता में भी कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है, किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्मविरोध नहीं होता।
रूसो कहते हैं सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। जैसे ये देश मेरा है और मुझे इस देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहिए, ये इस देश के लोगों की सामान्य इच्छा है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो वैज्ञानिक बन के, कोई कहे कि मैं पुलिस बन के, कोई फौजी बन के, लेकिन एक आध व्यक्ति नहीं भी करे, लेकिन सबकी जो इच्छा है वो भले के लिए है। दूसरी बात आती है अधेयता। सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अधेयता, जिसका मतलब है वे किन्हीं व्यक्तियों को बांट नहीं सकते, हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसीलिए रूसो कहता है सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होते। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या है। एक व्यक्ति आपका कैसे प्रतिनिधि हो सकता है आपके विचारों का। नेक्स्ट है अविच्छेदता। इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और वह उसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में से उसके प्राण को आप अलग नहीं कर सकते, वैसे ही प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को अलग करना असंभव है। नेक्स्ट है सर्वोच्च और निरंकुश। सामान्य इच्छा का एक लक्षण उसका सर्वोच्च एवं निरंकुश होता है। इस पर देवीय, प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता और ये किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और उसने ऐसा करना ही होगा, कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेगों, आवेशों या सनक का परिणाम नहीं होती, बल्कि मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। लॉर्ड कहते हैं वह ना तो सार्वजनिक आदेश की आंधियों में मिलती है और न ही राजनीतिज्ञों की बहकाने वाली बातों में। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा का सबसे प्रमुख लक्षण होता है लोक कल्याण। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। इसलिए सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारी पूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट है विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा। ये इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं, बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर नहीं कर पाते हैं। दोनों में अंतर है। जैसे सर्वसम्मति, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, समाज के सब व्यक्तियों की इच्छा होती है, किंतु सामान्य इच्छा के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं होता और साधारणतः ऐसा होता भी नहीं है। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। दूसरा, सामान्य इच्छा में एक ऐसी एकता होती है जैसे कि सर्वसम्मति में कभी नहीं होती। सामान्य इच्छा एक संपूर्ण के रूप में समाज की इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। वह सदस्यों की परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच समझौता नहीं, वरन एकल और एकात्मक इच्छा होती है, कोई समझौता नहीं होता है। तीसरा होता है सर्वसम्मति, किन्हीं परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों के विशेष हितों से जुड़ जाती है, किंतु सामान्य इच्छा अनिवार्यता समस्त जनता के कल्याण से होती है। समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। अब हम सामान्य इच्छा की आलोचनाओं को समझते हैं। नंबर 1, अस्पष्ट और अव्यवहारिक। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार नितांत अस्पष्ट अव्यवहारिक है। ये एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत कठिन ही नहीं वरन लगभग असंभव है। वे अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में विभिन्न और परस्पर विरोधी बातें करता है।
और सामान्य इच्छा के निवास के संबंध में तो ये अनिश्चितता बहुत ही शोचनीय है। वेपर कहते हैं जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं बता सकते तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ कि रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छा के भेद पर आधारित है। जैसा कि हॉबहाउस कहते हैं यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता। मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है हम उसे पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। सामान्य हित का इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है, लेकिन सामान्य हित की परिभाषा का प्रयास लहरों को मुट्ठी में बांधने के समान है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य को पूरा करने के पूर्व पूर्ण निश्चितता पूर्वक ये कैसे कह सकते हैं कि अमुक कार्य का परिणाम जन कल्याण ही होगा। नेक्स्ट है निरंकुश और अत्याचारी राज्य का पोषक। सामान्य इच्छा के प्रतिपादन का उद्देश्य तो जनता के अधिकारों की रक्षा होना चाहिए, किंतु ये धारणा व्यवहार में निरंकुश और अत्याचारी राज्य की पोषक बन जाती है। अब एक विशेष समय पर इच्छा क्या है यह निश्चित करने की शक्ति रूसो राजा को सौंप देता है, और यदि शासक दुराचारी है तो वह अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है। फिर रूसो के सिद्धांत में जनता के द्वारा अपने समस्त अधिकारों को समर्पण कर दिया जाता है और जनता को किसी भी परिस्थिति में समाज के विरोध का अधिकार नहीं है। W.T. जोन्स कहते हैं रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। ए हाइड कहते हैं रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में तो हो जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आप जानते हैं लोकतांत्रिक राज्य जहां प्रतिनिधियात्मक शासन है बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ अपना प्रतिनिधि चुनना ही पड़ता है MLA MP के रूप में, जो आपकी बात को आगे ले जाता है। रूसो द्वारा प्रतिनिधि के सिद्धांत का तिरस्कार अंतिम रूप से लोकतंत्र का ही तिरस्कार है। तो अब हम इसके महत्व को समझें। रूसो का सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक है, क्योंकि उसका ये विश्वास है कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है, विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है, सरकार सतत रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समूह की ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसकी प्राप्ति सदैव ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैकाइवर इसीलिए कहते हैं कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणित कर देता है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत होता है, क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा में यह आशय मिलता है कि जिस जीवन में समता, स्वभाव, एकता, सहचार्य, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना है वही जीवन श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा की धारणा में भावनावादी और रोमांचवादी आंदोलन का भी प्रभाव पड़ता है, और फ्रांस की क्रांति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। शिलर प्रकृति और भावना के प्रतिपादक रूसो को नवयुगों का पथ प्रदर्शक मानते हैं और कहते हैं कि रॉब्सपियर के तत्वावधान में तथा इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा अन्य देशों में जो क्रांति हुई उसका संदेश रूसो की पुस्तक थी सामाजिक अनुबंध। इसमें व्यक्ति और सामाजिक हित दोनों को प्रधानता दी जाती है। ये सिद्धांत व्यक्ति समाज में शरीर तथा अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को बनाता है। तो यह सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। तो कॉल कहते हैं GDH कॉल कि ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है। राज्य के प्रति हमें इसलिए आज्ञाकारी होना चाहिए क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का ही प्राकृतिक विस्तृत रूप है। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन था जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।